डिस्कस करने जा रहे हैं। रिकैप देते हैं लेक्चर नंबर 1 का। जैसे हमने बिजनेस की बात की थी, एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन विद प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंट इज द रूट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट हमारे पास टी शेप का होता है, एक साइड डेबिट, एक साइड है हमारे पास क्रेडिट। डेबिट साइड पे एसेट, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड पे कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। So capital on investment in the business is called capital. Drawings owners withdraw from the business for his personal use is called the drawings. इसी तरह हमने बात की expenses की, anything which we incur in relation to a business is called expenses. Anything which we earn in relation to a business is called income. Asset it is a resource controlled by the business from which future economic benefit flows to the business. And the liability, it is a present obligation arising from the past events from which future cash outflow from the business. अब फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने 30 मिनट का सुना होगा, लेकिन अभी आपने देखा होगा 3 मिनट भी नहीं हुए और हमने उस लेक्चर को रिवाइज कर दिया। सो आपका भी बेंचमार्क यही होगा कि जब आप अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं तो पिछला लेक्चर आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। इफ यू आर सिंसियर विद योरसेल्फ, विद योर स्टडीज, विद योर टाइम, सो विद योर मनी एज वेल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने स्टार्ट में भी यही बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो स्टेट चल रही है, जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, बहुत सारे लोग इस स्टडी के साथ कॉप अप नहीं कर रहे। इसी वजह से हम लोग जो है वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको इशू आ रहा है, इसको अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है, सो वो घर बैठे इस चीज को जो है वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन केस अगर उन्हें बहुत ज्यादा इशू होता है टेस्टिंग का जो भी है, तो लेटर ऑन वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको गाइड करेगी कि किस तरह से आप जो है वो हमसे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं लेटर ऑन इंशाल्लाह। सो सेकंड पार्ट जो है वो लेक्चर नंबर 1 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन थीम क्या होगा इस लेक्चर के अंदर। एक बात आपने याद रखनी है, जो भी लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं अभी FA1, FA2 और F3 से रिलेटेड है, और हम स्टार्ट से बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ चंद एक चीजों को याद करना है, मेमोराइज करना है, फिर इसके ऊपर हम बिल्डअप करते जाएंगे। डिटेल डिस्कशन, हर चीज की डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन पहले 2 लेक्चर आपने क्या काम करना है, इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना है। ओके, डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं एसेट। एसेट बच्चों हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इंटेंजिबल एसेट एंड टेंजिबल एसेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जस्ट FA1, FA2 और F3 के बच्चे की जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है मैं उसके मुताबिक लेक्चर दूंगा, क्योंकि उसने ये एग्जाम पास करने हैं। ठीक है, भले एक स्टूडेंट जो है वो कितना भी नॉलेज हासिल कर ले, अगर वो ये नहीं जानता, वो एग्जामिनर का माइंड नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, वो प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करता और एग्जाम में फेल हो जाता, उसका नॉलेज किसी काम का नहीं है। ACC के एग्जाम को पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए आपको चीजों को जिस तरह से अंडरस्टैंड करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और आप इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो एसेट जो है, इसकी टाइप से अगर हम बात करें तो 2 तरह की होती है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स। डेफिनेशन क्या थी? इट्स द रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोज टू द बिजनेस, जिससे बिजनेस को माली फायदा होता है। सो इंटेंजिबल एसेट, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। टेंजिबल एसेट, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। या हम आसान लफ्जों में बताएं तो इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, और टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल एसेट होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं आप बिजनेस को। बस आपको वो सेंस डेवलप करना है जिसके थ्रू आप उन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकें कि वाकई ही इसको सिलेबस में कहां-कहां इसकी जरूरत है। देखिए जी, बचपन की बात करते हैं। आपका एक दोस्त है और उसके पास एक घड़ी। आपने उससे पूछा कि यार मुझे भी घड़ी खरीदनी है, मैं कहां से खरीदूं? और ये घड़ी तुमने कहां से ली? तो आप उसे कहते हैं मैं फलां जगह से घड़ी लिया, फलां कंपनी की घड़ी ली है, बहुत अच्छी जो है वो घड़ी है, जाओ और जाके खरीद लो। आपका दोस्त आपसे मशवरा मांगता है, यार मुझे जूता खरीदना है।
आप कहते हैं यार फलां दुकान पे चले जाओ, बाटा पे चले जाओ, सर्विस पे चले जाओ, जो आपने यूज किया चीज कंफर्टेबल लगी, आपको अच्छा चल गई, कास्ट भी उसकी कम थी, खर्चा कम हुआ और आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने अपने दोस्त को रेफर कर दिया, वो गया, उसे जाके वहां से वो प्रोडक्ट खरीद ली। आपका दोस्त कहता है यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मैं क्या करूं? आपने कहा यार 14 स्ट्रीट से पिज्जा ऑर्डर कर लो। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका दोस्त है, क्या कर रहा है वो? कभी वो आपको जूता दिलवा रहा है, कभी वो आपको पिज्जा खिला रहा है, याद रहे वो आपने अपने पैसों का ले रहे हैं, दोस्त के पैसों का ही लेना, राइट? सो बात सिर्फ इतनी सी है कि उस दोस्त ने आपको रेफर कर दिया। क्यों किया उस दोस्त ने आपको रेफर? आपके दोस्त का क्या शेयर है पिज्जा हट के अंदर या 14 स्ट्रीट के अंदर या फिर सर्विस या बाटा के अंदर? नहीं है ना शेयर, नहीं है शेयर। जस्ट उसने उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसे वो अच्छी लगी है, उसने आपको रेफर कर दिया। अब उस कंपनी की सेल बढ़ रही है, उस कंपनी की सेल बढ़ रही है, आपका दोस्त सेलमैन बना हुआ है उस कंपनी का। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो देखिए ना, जो आपकी क्वालिटी का अच्छा होना है, गुड लोकेशन पे होना है, ठीक है, कस्टमर की आप केयर करते हैं। अगर एक बिजनेस की बात हो रही है, अगेन आई एम टॉकिंग टू यू, बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस अगर अपने कस्टमर की केयर करता है, बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट देता है, अच्छी क्वालिटी उसकी होती है, कम से कम प्राइस उसकी होती है, रीजनेबल प्राइस अंदर होती है और कंफर्टेबल प्रोडक्ट उसको दे रहा है जो उसके मकसद के लिए फिट आती है, तो फिर आप उस बिजनेस के क्या बन जाते हो? सेल्समैन ही बन जाते हो। आप हर किसी को रेफर करना शुरू कर देते हो। सो यहां पर इन सारे लफ्जों को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो वो उस बिजनेस की क्या बन जाती है? गुडविल बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है, राइट? सो गुडविल, गुडविल जो है वो यहां पे एक ही लफ्ज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है गुडविल। सो गुडविल आपके बिजनेस का कमाया हुआ नाम है। गुडविल आपके बिजनेस का एक इंटेंजिबल एसेट है जो आपको धड़ाधड़ इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि उसकी डेफिनेशन, राइट? समझ आ रही है? सो हमने बात की एसेट, एसेट की टाइप्स दो है, एक इंटेंजिबल एसेट्स, एक हमारे पास टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको आप छू नहीं सकते, और इसमें जो एग्जांपल आती है वो क्या आती है? गुडविल। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है? एग्जामिनर चाहता है कि आपको एसेट की डेफिनेशन का पता हो, एग्जामिनर चाहता है आपको इंटेंजिबल एसेट का पता हो, एग्जामिनर ये भी चाहता है कि आपको इंटेंजिबल एसेट की एग्जांपल का पता हो। तो वो क्या है? गुडविल। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टेंजिबल एसेट जो है, अब देखा जाए तो जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं हमारे पास, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये एसेट का मेन काम क्या है? हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देना, और वो एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए, 12 महीने के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। मैं बहुत सारी ऐसी टर्म्स भी इस्तेमाल कर रहा हूं जो भी आपको समझ नहीं आ रही। मैंने जैसे कि आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया, याद रखिएगा कि पहले 2 लेक्चर्स के अंदर आपको चीजों को समझना है, फिर ऐसा ऐसा जो भी टर्म्स मैं यूज करता जाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी। बट आपको सब्र करना है, अभी आपको चंद एक छोटी छोटी चीजें याद करनी है, मेमोराइज करनी है। इफ यू आर रियली सिंसियर विद योर स्टडीज, सो इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू, आफ्टर all the lectures you will be able to pass your exams. प्रैक्टिस जो हम आपको करवाएंगे उसके बाद आप पास करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन आपको इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करना होगा। सो टेंजिबल एसेट जो है हमारे पास, और सो ये बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद भी मिलता रहता है, यानी मोर देन 12 मंथ्स। अगर हमें बेनिफिट मोर देन 12 मंथ मिलता है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट है। और अगर एसेट का बेनिफिट हमें विद इन अ ईयर मिल जाता है, 12 महीनों के अंदर अंदर मिल जाता है, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म एसेट है। और यहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अल्टरनेटिव नेम्स जो है वो एग्जाम के अंदर यूज किए जाते हैं और जो है वो स्टूडेंट्स में घूम जाते हैं। सो इंटेंजिबल एसेट तो लॉन्ग टर्म होते हैं, बट टेंजिबल एसेट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं।
लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें 12 महीनों से ज्यादा अरसे तक मिलता रहता है, और शॉर्ट टर्म एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें विद इन 12 मंथ्स मिल जाता है। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स को दूसरा नाम हम क्या देते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तीसरा नाम क्या देते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स। तो कितने नाम हो गए? 3 नाम। मकसद एक ही है। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, या फिर इन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। इसी तरह से शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर इन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। जी समझ आ रही है आपको? नॉन करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट्स, इनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स। इसका बेनिफिट हमें लेस देन 12 मंथ्स। जी यहां तक आपको बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट करता है? आपका ये नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करता है कि क्या इनको ये भी पता है कि एग्जांपल्स क्या होती है नॉन करंट एसेट्स की, एग्जांपल्स क्या होती है करंट एसेट्स की। सो यहां पे कुछ हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। अभी यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स जो होंगे मेरे बच्चों, उसमें आपने जस्ट इनको एज इट इज याद कर लेना है। एक्सप्लेनेशन जिन सब चीजों की ऐसा ऐसा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करते रहेंगे। और जैसे कि हमारे सिलेबस के अंदर FA1 FA2 के साथ साथ F3 भी शामिल है, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जिनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उन्हें मेमोराइज कर ले, और लेटर ऑन जो आगे लेक्चर्स हमारे आते जाएंगे उसमें सब टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी examples of non-current assets. So first one is that property, plant and equipment. ये आपने एज इट इज याद रखना। इसके लिखने का भी एक मकसद है, इंशाल्लाह लेटर ऑन आपसे डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरे नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग, नंबर 3 मोटर व्हीकल्स, number 4 premises, number 5 plant and machinery, number 6 furniture. सो ये 6 चीजें जो है वो आपने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये आपने याद रखना है। एग्जांपल्स है, किसकी एग्जांपल्स है ये? नॉन करंट एसेट्स की। सेम लाइक हम जो है वो करंट एसेट्स की एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो करंट एसेट में हमारे पास क्या आता है इसकी एग्जांपल्स में? नंबर 1 कैश इन हैंड, नंबर 2 कैश एट बैंक, नंबर 3 पेटी कैश, नंबर 4 डेटर्स आर रिसीवेबल्स, नंबर 5 प्रीपेमेंट, नंबर 6 स्टॉक और इन्वेंट्री। तो ज्यादा नहीं है बच्चों, 6 एग्जांपल्स जो है वो आपको याद करनी है। नॉन करंट एसेट की 6 और 6 एग्जांपल्स आपको जो है वो करंट एसेट की। करंट एसेट में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटी कैश, डेटर्स आर रिसीवेबल्स, प्रीपेमेंट एंड स्टॉक या इन्वेंट्री। सो आने वाले लेक्चर्स में इन सब की डिटेल होगी, पूरे टॉपिक्स इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट पहले डिफाइन कर लें, लाइन लगा लें कि कौन सी चीज कहां पे होगी। जस्ट आपने जो है उसकी तरतीब जो है वो ठीक कर लेनी है। समझ आ गई? सो ये जो पूरी स्टोरी है, ये एसेट्स को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू पास FA1 FA2 एंड FFA और F3 सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरी चीज हमारे पास क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीखना है वो है लायबिलिटी। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स फ्रॉम व्हिच फ्यूचर कैश आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस। इससे फ्यूचर में पैसा बिजनेस से जाएगा। सो लायबिलिटी की टाइप्स क्या है? लायबिलिटी की टाइप्स हमारे पास दो तरह की है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अगेन इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। देखिए आपने किसी से पैसे लिए हैं, बिजनेस ने अगेन जैसे कि रिमेंबर माय लेक्चर 1 पार्ट 1 जिसमें हमने बात की थी बिजनेस को सेपरेट रखना है आपने, अलग रखना है आपने। सो यहां पर जो बात हो रही है, बिजनेस ने अगर किसी से लोन लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, बार-बार आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको जो है वो याद कराता रहूंगा। FA1 FA2 F3 तीन सब्जेक्ट्स हम यहां पे कवर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो मैं यहां पे लिखूंगा और वो आने वाले लेक्चर्स में हम इन डिटेल डिस्कस करते जाएंगे। सो यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी, ऐसा कर्जा, ऐसी जिम्मेदारी, ऐसा पैसा जो आपने लौटाना है, लेकिन इसकी ऑब्लिगेशन, क्या इसके लफ्ज यूज किया जाता है? ऑब्लिगेशन। चंद एक चीजें जो मैं आपको अभी से आपकी ट्रेनिंग करना चाहूंगा ताकि आपको मजीद इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि एसेट के लिए लफ्ज राइट इस्तेमाल किया जाता है। क्या? राइट, हक। एसेट के ऊपर बिजनेस का हक होता है, जबकि हमारे पास जो लायबिलिटी होती है ये ऑब्लिगेशन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू विल हैव टू पे। सो इसे आपने आफ्टर 12 मंथ्स आपने सेटल करना होता है। सो लायबिलिटी को आपने 12 मंथ्स के बाद सेटल करना है। वो पैसे जो आपने 12 महीने के बाद अदा करना है, वो लायबिलिटी जो आपने 12 महीने के बाद अदा करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसे आपने सेटल करना है विद इन 12 मंथ्स। बिजनेस के अंदर 12 मंथ्स की भी एक बड़ी खूबसूरत सी गेम है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाई अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 12 मंथ्स की क्या कहानी है, क्यों 12 महीने के अंदर करने वाली लायबिलिटी को जो है वो हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, और क्यों 12 महीने से बाद जो सेटल करते हैं उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। सो इसकी एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी ये बेटे आपने याद रखनी है बच्चों। बैंक लोन, नंबर 2 लोन नोट्स, नंबर 3 लोन स्टॉक, नंबर 4 डिबेंचर्स। ये जैसे कि मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रखनी है आपने, इन चीजों को आपने याद रखना है, ठीक है। अभी मेमोराइज करना है इन डिटेल। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि अच्छा ये क्या चीज है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बड़ी ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद करना है, कैटेगराइज करना है आपने। अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, याद रखना है आपने। नंबर 5 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके जी, अभी तक इतना काफी है। ये हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। नंबर 1 बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर 2 FA1 और FA2 के और इवन F3 के स्टूडेंट्स को भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्किप कर जाते हैं आप लोग, आपको बेसिक नहीं पता होती। जब आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है करंट लायबिलिटी कौन सी है, 2 नंबर आप इजीली गेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम शुरू में कैटेगराइज नहीं करते। हमें कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉन करंट लायबिलिटी की एग्जांपल्स कौन सी हैं, करंट लायबिलिटी की एग्जांपल्स कौन सी हैं। सो पेबल्स या क्रेडिटर्स। नंबर 3 एक्रूवल।
एक चीज और बड़ी मजेदार आपको बता दूं, इंशाल्लाह जब ये YouTube के ऊपर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स फ्रॉम जो है कि 2005 से लेके अब तक जो है इंशाल्लाह उनको भी बहुत सारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो रही होंगी, जो कि लेक्चर्स लिया करते थे इंशाल्लाह बहुत सारी यादें हम लोग भी ताज़ा करने वाला हूं मैं। So examples of current liabilities, bank overdraft, payables या creditors and accrual, ये हमारे पास जो है वो किसकी एग्जांपल्स हैं, करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल्स हैं। सो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था एसेट, और फिर हम उसके टाइप्स देख रहे हैं, लायबिलिटीज हम उसकी टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं जिससे आपने अभी सिर्फ याद करना है। कुछ इक्वेशंस हैं जिससे भी अब आप बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो पार्ट के अंदर दाखिल होने वाले हैं, और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशन भी सीखेंगे। सो इंटरेस्टिंग थिंग वहां पे स्टार्ट होगी, इंप्लीमेंटेशन वहां पे स्टार्ट होगी। सो मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा लायबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट, और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इक्वेशन को रट्टा नहीं लगाना, आपने इक्वेशंस को क्रिएट करना है। आपने डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना, आपने डेफिनेशन को क्रिएट करना है। आपको वो डेफिनेशन एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में आनी चाहिए। आपको वो डेफिनेशन जस्ट इंग्लिश के लफ्ज नजर नहीं आने चाहिए कि अच्छा भाई इंग्लिश में ये लिखा हुआ है हम याद कर लें। सो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको यूं भी लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैंने जैसे आपको बताया था बिजनेस तीन तरह के होते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए इसको यूज किया जाता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी भी, लेकिन अभी आपने याद रखना है, मेमोराइज करना है, इसको भी फिलहाल याद कर ले, अपने माइंड पे याद कर ले। एक एक चीज को, एक एक टर्मिनोलॉजीज को मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, बट नाउ आपको याद करना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन यूज की जाती है वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको कुछ इस तरह से भी एग्जामिनर तोड़ मोड़ के पेश कर सकता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूं भी लिखा जा सकता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, हम क्यों लिख लेंगे, डिटेल में डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट नंबर 3 इसमें यूं भी लिखा जा सकता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस लायबिलिटीज। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लें, इसमें से ड्राइंग्स प्लस लायबिलिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर कि इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है और वो 26 वर्ड से बाहर नहीं है, इसी तरह से आपकी अकाउंटिंग भी 6 वर्ड से बाहर नहीं है। घुमा फिरा के यही 6 लफ्ज जो है वो घूमते रहेंगे इसके अंदर। नंबर 4, नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि इसकी टाइप्स हैं, प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। सो क्या है, एक ही इक्वेशन है और इसको हम मजीद जो है वो लिखते जा रहे हैं। एग्जामिनर मुख्तलिफ एंगल से आपसे पूछ सकता है। नंबर 5, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट्स। कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट्स, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज को ज्यादा माइनस कर दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए, तो जो बाकी नेट एसेट्स बचेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोल सकते हैं।
ओके जी, आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो हम एंड करते हैं और इसका एक रीकैप लेते हैं। हमने आज डिस्कस किया है एसेट की टाइप्स को डिस्कस किया। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, और टेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। हमने बात की थी कि हमारे पास इंटेंजिबल्स की एग्जांपल क्या है, गुडविल, और इंटेंजिबल एसेट जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, जबकि टेंजिबल एसेट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास दो तरह के, करंट और नॉन करंट। करंट एसेट जिनको हमने जिनसे बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिल जाता है, जबकि नॉन करंट का बेनिफिट हमें 1 साल के ज्यादा अरसे में मिलता रहता है। और एग्जांपल्स की हमने बात की थी, तो एग्जांपल में हमारे पास जो है वो नॉन करंट एसेट की एग्जांपल में हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, उसके बाद हमारे पास प्रेमिसेस, उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्नीचर आ जाता है, फिक्स्ड फिटिंग्स आ जाती है। करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि हमें बेनिफिट देते हैं 12 महीने के अंदर, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, पेंडिंग कैश, उसके बाद डेटर्स या रिसीवेबल्स, उसके बाद प्रीपेमेंट, उसके बाद स्टॉक की इन्वेंटरी, उसके बाद हमने बात की लायबिलिटी की डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी पार्ट 1 के अंदर, और अब हम उसकी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी की। तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी के अंदर हमारे पास दो तरह की जो है वो लायबिलिटीज आती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसे हमने सेटल करना है विद इन 12 मंथ्स, और नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हमने सेटल करना है 12 महीनों के बाद। एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद थी नॉन करंट लायबिलिटी की, जैसे कि हमने डिस्कस किया, उसमें बैंक लोन आ गया, हमारे पास डिबेंचर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं हमारे अंदर, हमारे पास जो है उसके बाद इसके अंदर जो है हमारे पास प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद लोन स्टॉक आ जाता है, लोन नोट्स आ जाते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज जो है, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे थे एग्जांपल्स लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, पेबल्स या क्रेडिटर्स, और उसके बाद हमारे पास एक्रूअल्स। ये टर्मिनोलॉजीज हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को उठाया है, और उसके अंदर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, asset is equal to capital plus income minus expenses minus drawings plus liabilities, asset is equal to capital plus profit minus drawings plus liabilities, non-current asset plus current asset is equal to capital plus profit minus drawings plus non-current liabilities plus current liabilities, and last one capital is equal to assets minus liabilities। जा रहे हैं, अभी 1 मिनट के लिए आपको रुकना होगा, क्योंकि अभी जो है वो अगर आपको कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनने को दिल कर रहा है तो वैसे आज के जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम चाह रहे हैं, आप लोगों को भी बुला रहे हैं हम तो, और इसके कुछ लिरिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। कह रही है वफा सांसें हैं बेवजह, जो ना तुझ पे लुटा हम सके, इससे ज्यादा हंसी मौत होगी नहीं, तेरी बाहों में हम मर सके, खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये, कभी जाना कहीं ऐसा न हो जाए, बिना दीदार मैं मर जावा। अल्लाह हाफिज।